हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ आपके स्कूल में जो भी क्लास टीचर होमवर्क देंगे, एक्सरसाइज का होमवर्क करना रहता है, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे आप अपने एक्सरसाइज के होमवर्क भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओके विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास स्टार्ट करते हैं। चलो चालू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो हमारा है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास से संरक्षित होते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, अभयारण्य एक ऐसा जगह है जहां पर जीव जंतुओं को अपने प्राकृतिक आवास के लिए क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। तो किसी भी क्षेत्र में विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु में, ठीक है, जलवायु के कारण ही प्रवासी पक्षी अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर में पहला नंबर है वन्य प्राणी उद्यान जैव मंडलीय क्षेत्र, दूसरा नंबर चिड़ियाघर और अभ्यारण्य है, तीसरा नंबर संकटापन और विलुप्त स्पीशीज, और वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर वन्य प्राणी उद्यान जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वनों के तरह कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां वन्य प्राणी यानी जंतु परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उसे वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं। वन्य प्राणी उद्यान एक ऐसा जगह है विद्यार्थी मित्रों कि वनों के अंदर पाए जाने वाले प्राणी अर्थात जंतु को वहां पर सुरक्षित रखा जाता है। और जैव मंडलीय आरक्षित में कैसा होता है, वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों को उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए है। जैव जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मतलब यहाँ पर वन जीवन, पौधे, जंतु को ये सबको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो आसपास के लोग रहते हैं उनको इसके अंदर जाने की परमिशन रहती है, अर्थात वे लोग वहाँ का नुकसान नहीं करते। जैसे जंगल के आसपास जो लोग होते हैं वो अंदर जाते हैं, चराई प्रवृत्ति करते हैं, साथ ही साथ उसको नुकसान पहुंचाते नहीं है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा है चिड़ियाघर अभ्यारण्य। तो मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है उसे चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर मानव निर्मित है, इसे मानव ने बनाया है, राइट। ये काफी बड़ा होता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। मनोरंजन का एक क्षेत्र है जहाँ पर लोग जाते हैं, टिकट का पैसा देते हैं और इंजॉय करते हैं। अभ्यारण्य में मतलब वह स्थान जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें हर एक तरह के नुकसान से बचाया जाता है। दूसरा नंबर है, चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद रहते हैं। तो चिड़ियाघर के अंदर कैसा होता है, अलग अलग पिंजरा होता है, अलग अलग पिंजरे में वन्य प्राणी होते हैं। देखा जाए तो वह जो होते हैं जंगल के प्राणी इसके अंदर रखे जाते हैं और वो आवागमन नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, जितना उनका एरिया होता है उतने में ही स्वतंत्र होते हैं, बाकी वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से कहीं भी भ्रमण कर सकता है, इसमें जीव किसी भी प्रकार से कैद नहीं होता। फिर चिड़ियाघर में क्या है, चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है, क्योंकि यह काफी उनके लिए जो आवागमन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जो स्थान चाहिए वह काफी कम होता है, उसके हिसाब से ऐसा है। ठीक है, अभ्यारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक है और सुरक्षादायक है, सुरक्षित आवास है, क्योंकि इसमें प्राणी भ्रमण कर सकते हैं, इसके हिसाब से विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी में कि संकटापन स्पीशीज और विलुप्त स्पीशीज। संकटापन यानी खतरे में, विलुप्त यानी जो खत्म हो चुके हैं। वह स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो खतरे में है, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, ऐसे स्पीशीज को संकटापन स्पीशीज कहते हैं। जैसे सफेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंस, ये सब की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, अर्थात यह संकट में है,
उसे संकटापन्न स्पीशीज कहेंगे। विलुप्त स्पीशीज में आएंगे वे स्पीशीज जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण डायनासोर, यानी जो था अब नहीं है, खत्म हो चुका है, वह विलुप्त है। ठीक, उसके बाद है वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम जानते हैं। तो किसी क्षेत्र के विषय में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह वनस्पति जात है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों के जो क्या बोलते हैं वनस्पति जात है वे अलग अलग है। प्राणी जात मतलब किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले जीव जंतु में, राइट ना। वनस्पति जात में पेड़ पौधे आएंगे, राइट ना, और प्राणी जात में जीव जंतु आएंगे। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा करो। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, वनोन्मूलन का मतलब होता है जंगलों का कटना। अगर जंगल कट रहे हैं तो जंगल के कटने से क्या प्रभाव होता है, उस वन्य प्राणी पे क्या प्रभाव होता है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव होता है, ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव में क्या प्रभाव होता है, शहरी क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव होता है, आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव होता है। इन शॉर्ट दैट हमें ये सीखना है वनोन्मूलन का निम्न प्रभाव, अर्थात जंगल कटने से क्या क्या प्रभाव होते हैं, हम उसके बारे में विद्यार्थी मित्रों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है वन्य प्राणी। क्या है? वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होता है, जंगल कटते जाते हैं, इससे वन्य प्राणियों का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। आवास ना मिलने से कुछ प्राणी मर जाते हैं और अन्य किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर होता है। अर्थात जंगल कटेगा, जंगल के अंदर जो प्राणी है उनका घर नष्ट होगा, घर नष्ट होगा तो कुछ तो मर जाएंगे, और मरने के साथ साथ जो बचेंगे वे दूसरे एरिया में चले जाएंगे, दूसरे जंगल में चले जाएंगे, और जो दूसरे जंगल में जाएंगे तो वहां के जानवरों पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। अब पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत, वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आप सभी को पता है कि जो पर्यावरण है उसमें प्राणी जगत, वनस्पति जगत दोनों, राइट, यानी वनस्पति प्राणी दोनों पर्यावरण के मूलभूत घटक है। और अगर जंगल कटता है तो जंगल में वनस्पति का भी नाश होता है और साथ ही साथ प्राणियों का भी नाश होता है, राइट ना। इस प्रकार वन, जिन्हें हम पर्यावरण का फेफड़ा कहते हैं, अगर हम उन्हें काट देंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण आएगा, पर्यावरण में असंतुलन आएगा, संपूर्ण जीव जगत पर्यावरण का प्रभावित हो जाएगा। वन के काटने से, जंगल के काटने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण गर्मी उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, जिससे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। वन काटने पर, जंगल काटने पर वर्षा अनियमित हो जाती है, वर्षा का प्रमाण घट जाता है। अब वनोन्मूलन का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? हम जानते हैं कि ग्रामीण लोग जिनके गांव वनों के समीप है, अपनी जीविका के लिए, अपनी दैनिक जरूरतों के लिए वे ग्रामीण लोग, गांव के लोग वनों पर निर्भर रहते हैं। वनों से उन्हें बहुत कुछ लकड़ियां, फल फूल बहुत कुछ मिलते हैं, औषधि मिलता है। अतः यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। इसके साथ साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण, असंतुलन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद है शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? शहरी क्षेत्र में चलने वाले उद्योग, फैक्ट्री से वनों से प्राप्त कई कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग और फैक्ट्रियां चलती हैं, और उद्योग और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और वे कच्चा माल हमें वनों से प्राप्त होता है। और यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करेगा विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी पर क्या प्रभाव होगा? वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के बीच यही वन संतुलन बनाते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? वन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है। इस प्रकार O2 और CO2 का संतुलन बनाने का काम वन करता है। वन वर्षा लाने में सहायक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है, यही वन। लेकिन यदि वनोन्मूलन होगा, जंगल कटेगा, तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी, ग्रीन हाउस का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद
वनोन्मूलन को अगली पीढ़ी के लिए क्या नुकसान मिलेगा? हम जानते हैं वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से वन एक है, यानी जो वन है वह हमारा प्राकृतिक संसाधन है, यह हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से क्या हो जाएगी? वंचित रह जाएगी। उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। इसीलिए हमें वन को बचाना है और साथ ही साथ हमें अपने अगली पीढ़ी को भी बचाना है। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे आपने ये सीखा कि जंगल को नहीं काटना चाहिए, जंगल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, राइट ना? ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो? क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो? तो जानेंगे, समझेंगे। तो पहला नंबर टॉपिक है क्या होगा, राइट ना? जब हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे, तो हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे, जंगल इसी तरह से नुकसान होता रहेगा, एक समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। जंगलों कटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, पृथ्वी पे तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, भौम जल स्तर भी नीचे गिरेगा। अर्थात देखा जाए जंगलों कटने से जो भूमिगत जल है वह नीचे हो जाएगा, क्योंकि जंगलों के कटने से बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो भूमिगत जल का स्तर भी कम हो जाएगा। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, यानी जंगल कटने से CO2 का प्रमाण भी क्या होता है? बढ़ता जाता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वनों की कटाई अनवरत चलती रही, इसी तरह से वनों की कटाई लगातार अगर चलती रही, तो भूमि की उर्वरता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, भूमि का उपजाऊपन घट जाएगा। इसके अलावा सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। अर्थात जंगलों के कटने से सूखा, अलग अलग और प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप जैसी समस्या भी आ सकती है, ठीक है, जिसका हमें भविष्य में सामना करना पड़ेगा। दूसरा नंबर इसमें है किसी जंतु का आवास बाधित हो। ख नंबर है किसी जंतु का आवास बाधित हो। तो इसमें आंसर आएगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो यह उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करेगा और उस जंतु का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट भी सकता है। ग नंबर है मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो क्या होगा? यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो मिट्टी की परत हटने से उनके बीच जो कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी, इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी, इससे उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी, धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी और मरुस्थलीकरण हो जाएगा और ऐसे जमीन खराब हो जाएंगे और ऐसे जमीन में किसी भी तरह का देखा जाए तो क्या बोलते हैं, फसल वसल उत्पादन नहीं लिया जा सकता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इसमें संक्षेप में उत्तर दीजिए, जिसमें है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, राइट ना? तो हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए, क्योंकि एकल जीव पृथ्वी का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर किसी एक सजीव से हमारा पृथ्वी संभव नहीं है। हमारे पृथ्वी पर सभी सजीव रहेंगे तो हमारा पृथ्वी संभव है। इस प्रकार जैव विविधता में सब कुछ आता है, सभी सजीव फैक्टर्स आते हैं, तो हमें जैव विविधता रखनी चाहिए। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रहता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जैव विविधता से इस पृथ्वी का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट इसमें है संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट इसमें है कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो आदिवासी लोग वनों या वनों के निकट रहते हैं और ये लोग अपनी प्रतीक आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से द्वारा प्राप्त करते हैं, वनों के उत्पादों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं आदिवासी लोग वनों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों उसके बाद रेड डाटा बुक क्या है? तो इसमें आंसर नहीं दिख रहा है। रेड डाटा बुक मतलब ये ऐसी बुक जिसमें जो सजीव खतरे में है, जिनका जीवन खतरे में है, जो धीमे धीमे मर रहे हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है।
प्रवास से आप क्या समझते हो? तो प्रवास का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रवासी पक्षी होते हैं जो अलग अलग जगह पर जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ से वहां प्रवास करते हैं। ठीक है। वनोन्मूलन के कारक, वनोन्मूलन का अर्थ समाप्त करने पर प्राप्ति, भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। अगर वनोन्मूलन का उपयोग, वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? जंगलों को काट के उस जंगल के जमीन को अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट है हमारा वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारक है, अर्थात जंगल क्यों कटता है? पहला, कृषि के लिए जमीन प्राप्त करना है, इसलिए जंगल काटा जाता है। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना होता है, इसलिए जंगल काटा जाता है। फिर तीसरा, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना है, तो जंगल काटा जाता है। वनोन्मूलन के प्रभाव क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है, भौमजल यानी भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है और जमीन का उपजाऊ, भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। ठीक है। इसके कारण बाढ़, सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। देखो, रेड डेटा पुस्तक यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे एवं जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग रेड डेटा बुक वस्तु एक प्रकार का पुस्तक है। फिर प्रवास का मतलब है, प्रवास एक परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से अन्य आवास पर विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। और ये प्रवास किसके द्वारा होता है? तो जलवायु में होने वाले परिवर्तन के द्वारा होता है विद्यार्थी मित्रों। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट्रियों एवं आवास आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए और संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करो। जैसे फैक्ट्री एवं आवास मांग की आपूर्ति के लिए, फैक्ट्रियों का स्थापना करने के लिए, आवास में मकान बनाने के लिए लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, यह न्याय संगत तो नहीं है, क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, इसीलिए हमें इन्हें संरक्षित रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है, ये वर्षा लाने में सहायक है, O2 और CO2 के बीच संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है, इसीलिए हमें चाहिए कि वनों को हम बचाकर रखें। यदि किसी कारणवश वनों की कटाई भी करनी पड़े तो हमें पुनरारोपण करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके वन उत्पादों को अन्य किसी दूसरे पदार्थों में बदल लेना चाहिए। लोग अपने निजी लालच और औद्योगिकरण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लगातार वनों की कटाई हो रही है। इससे समझना चाहिए उन्हें कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमें उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखनी चाहिए। इसीलिए हमें वनों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके कम से कम हमें वनों की कटाई करनी चाहिए विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार का योगदान दे सकते हो? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार करो। तो हमें अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम हरियाली कर सकते हैं, पार्क बनाकर, सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, कागज को बचाकर, कि कागज जो है पेड़ से बनते हैं, अगर हम कागज को बचाएंगे तो पेड़ भी बचेगा। कम से कम पेड़ों की कटाई कर कर, अर्थात विद्यार्थी मित्रों पेड़ों की कटाई करो लेकिन कम से कम करो, लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके। ठीक है, आगे देखते हो। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाओ। तो वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। इसी की कम मात्रा के परिणाम स्वरूप उष्णन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि कारण जल चक्र का संतुलन जो है वह पूरी तरह से बिगड़ गया है, वर्षा दर में कमी आ गई है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब क्या है क्वेश्चन, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र करो और भारत के रेखा मानचित्र में उसकी स्थिति दर्शाओ। तो ये आप खुद कर सकते हो कि भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हमें कागजों की बचत क्यों करनी चाहिए, उनके कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। तो हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि कागज लकड़ी से बनता है और लकड़ी वन में पाया जाता है। 1
टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। अगर हम कागज को बचाएंगे, राइट, तो वृक्ष भी बचाएंगे। कागज की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा इसको बचाने में प्रयुक्त होते हैं और उसकी बचत भी होती है। अतः हम निम्नलिखित ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हम कागज को बचा सकते हैं। तो जिसमें पहला नंबर है, हमें कागज का रिसाइकलिंग करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए, जहां तक संभव हो कागज का 2 से 3 बार उपयोग करना चाहिए। फिर पुनः उपयोग, यानी कागज का हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। अगर एक बार उपयोग हो जाए तो फिर अगर दूसरी बार हम उपयोग कर सकते हैं तो हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। उसके बाद मितव्ययता से उपयोग, कागज का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, जहां तक संभव हो हमें उसे बचाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाकर, जन जागरूकता का मतलब हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कागज को हमें बचाना है। कागज पेड़ पौधों से बनते हैं, पेड़ पौधे जंगल में पाए जाते हैं, तो कागज को बचाओगे तो जंगल को बचाओगे, पेड़ पौधों को बचाओगे, पृथ्वी को बचाओगे, खुद को बचाओगे। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो अभ्यास है काफी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलते रहे। और इसी के साथ अलविदा, राधे राधे, बाय बाय।